हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन का सीरीज़ है उसी में ही आज क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है। ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से एक आकृति बना लेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। हमें कहा गया है कि ABCD एक आयत है, तो इस तरह से हमने ये एक आयत बनाया और इसमें PQR और S भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए AB का मध्य बिंदु P है, BC का Q और ये हमारा CD का R और AD का S। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आकृति बनाया। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा ये चतुर्भुज बन रहा है PQR और ये S, तो ये चतुर्भुज हमारा एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे। तो इस तरह से जो हमें दिया गया है वो हमने यहाँ पर लिखा और जो हमें सिद्ध करना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। हमें PQRS को एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब बात आती है कि हम इस PQRS जो चतुर्भुज है इसको समचतुर्भुज कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एक समचतुर्भुज होता है उसकी सभी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसीलिए इस चतुर्भुज की हम सभी भुजाओं को अगर बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ये हमारा चतुर्भुज एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यही अब हम इसमें करने वाले हैं कि इसकी सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि ये ABCD क्या है, हमारा एक आयत है। तो इसी को लिखेंगे कि ABCD एक आयत है। अब ABCD अगर एक आयत है तो इसकी जो ये सामने की भुजाएं होती हैं यानी कि AB और ये CD ये दोनों बराबर होंगी। ऐसे ही इसके सामने ये वाली भुजा है यानी कि BC और ये DA ये भी बराबर होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर ABCD एक आयत है तो इसीलिए हमारा AB जो है ये बराबर होगा DC के, यानी ये और ये, तथा इसमें हमारा क्या होगा कि जो ये BC है ये इस AD के बराबर होगा। तो लिखेंगे BC बराबर AD। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो ये PQR और S बिंदु हैं ये क्या है, मध्य बिंदु हैं, ये AB, BC, CD और DA के। तो अगर कोई भी हमारा भुजा का अगर एक मध्य बिंदु दिया गया होता है तो ये मध्य बिंदु क्या करता है, इस पूरी भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे कि ये P मध्य बिंदु है AB का, यानी कि ये मध्य बिंदु इतना जो है हिस्सा और इतना हिस्सा इनको अलग अलग बराबर बांट देगा। ऐसे ही Q इस BC को दो हिस्सों में बांट देगा, ये BQ और ये QC। ठीक है, ऐसे ही बाकी सभी भी। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ये P है ये इस AB का मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ AB यानी इस AB का आधा बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ DC के, यानी यहाँ पर लिख देंगे हाफ ऑफ DC यानी कि इस DC के आधे के। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा हाफ ऑफ BC होगा यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ BC, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ AD के। तो इसको भी यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिख के दिखा दिया, जो हमारी AB, DC, BC और AD है चारों भुजाएं, इनका आधा हमने बराबर दिखा दिया। अब अगर यहाँ पर आधा इनके बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हाफ ऑफ AB है यानी AB का आधा ये AP भी होगा और ये
पी बी भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी बराबर पी बी होगा। और ये जो है ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ डी सी के, यानी इस डी सी का आधा बराबर होगा। तो देखिए डी सी का आधा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा डी आर और आर सी। तो इसको भी लिखेंगे डी आर बराबर होगा आर सी के। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों भुजाओं में भी करेंगे। देखिए हाफ ऑफ बी सी है, यानी इस बी सी का आधा, तो क्या होगा बी सी का आधा, ये बी क्यू और ये क्यू सी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी क्यू बराबर क्यू सी होगा। और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए डी के। तो इसीलिए हाफ ऑफ ए डी क्या होगा, यानी ए डी का आधा, तो ये हो जाएगा हमारा ए एस और एस डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस बराबर एस डी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अब हम दो त्रिभुजों को लेंगे। एक तो त्रिभुज ये जो आप देख रहे हैं एस ए पी, ये वाला जो छोटा सा त्रिभुज है इसको लेंगे, और एक त्रिभुज लेंगे हम क्यू बी पी, इस वाले त्रिभुजों को। ध्यान देना हमने दो त्रिभुज कौन से लिए हैं, एक तो त्रिभुज ये एस ए पी और एक त्रिभुज क्यू बी पी। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे हम और इनको सर्वांग समसिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, अब हम लिखेंगे त्रिभुज एस ए पी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा क्यू बी पी में। तो दोनों को सर्वांग समसिद्ध करना है, इसीलिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी पड़ेंगी। तो पहली चीज क्या है, ये देखिए इस वाले त्रिभुज में ये ए एस और इस वाले त्रिभुज में ये बी क्यू, दोनों बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही सिद्ध किया हुआ है। देखिए ए एस बराबर बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एस बराबर बी क्यू। इसका रीजन लिखेंगे हम, ये हमने पहले ही सिद्ध किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज देखिए कि इस वाले त्रिभुज में कोण एस ए पी, यानी कि ये वाला कोण, और इस वाले त्रिभुज में कोण क्यू बी पी, यानी कि ये वाला कोण, दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के। क्योंकि ये हमारा एक आयत है, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि कोण एस ए पी बराबर होगा कोण क्यू बी पी के। ठीक है, रीजन लिखेंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो ये हमने दूसरा चीज दिखा दिया। अब तीसरी चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज में ये ए पी और इस वाले त्रिभुज में ये बी पी, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि देखिए ए पी और बी पी ये दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए लिखेंगे कि ए पी बराबर क्या होगा बी पी। इसका रीजन लिखेंगे, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए इसमें हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी। ये हमारा हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये साइड, यानी भुजा कोण भुजा। तो इसीलिए इसमें हमारा कौन सा नियम लग रहा है सर्वांग समता का, एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग समता नियम द्वारा। क्या होगा हमारा कि जो दोनों त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज एस ए पी, ये सर्वांग सिद्ध हो जाता है त्रिभुज क्यू बी पी के। तो इस तरह से हमने दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दिया। अब देखिए अगर हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, यानी कि ये वाली जो भुजा है एस पी और ये वाली जो भुजा है पी क्यू, ये दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एस पी जो है वो बराबर होगा पी क्यू के। इसका रीजन क्या होगा, ये हमारा CP/CT द्वारा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो ये क्या है इनके संगत भाग हैं, इसीलिए दोनों बराबर होंगे CP/CT से। ठीक है, तो अगर ये दोनों हमारे बराबर हैं, इसी तरह से हम आगे क्या लिख सकते हैं कि ध्यान देना, अगर हमारे ये और ये बराबर है तो ये जो PQ है ये इस QR के बराबर होगा, और जो ये QR है ये इस RS के बराबर होगा, और RS हमारा SP के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर हम लिख देंगे कि PQ जो है ये हमारा बराबर होगा QR के, QR जो है
ये बराबर होगा आर एस के और आर एस जो है ये बराबर होगा एस पी के। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1, इसको 2, ये 3 और ये 4 हम मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा हमारा कि देखिए ध्यान देना, इसमें हमने क्या किया है कि एस पी, पी क्यू, क्यू आर और आर एस सभी को बराबर दिखा दिया। तो इसलिए हमारा जो ये चारों समीकरण है 1, 2, 3, 4, तो इनसे क्या होगा, जो पी क्यू है ये किसके बराबर होगा, इस क्यू आर के, क्यू आर किसके बराबर होगा, आर एस के, और आर एस किसके बराबर होगा, एस पी के। यानी कि चारों भुजाओं को हमने यहाँ पर बराबर दिखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि जो हमारा पी क्यू आर एस चतुर्भुज है, यानी कि जो ये चतुर्भुज है इसकी सभी भुजाओं को हमने बराबर दिखा दिया, ये और ये चारों भुजाएं हमारी बराबर हो गई। इसीलिए यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि पी क्यू आर एस की सभी भुजाएं बराबर हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, लिख देंगे कि अतः पी क्यू आर एस ये क्या है, हमारा एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये पूरा सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से लेकर, और ये हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ तक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको इसे। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में ही हमें और यानी कि अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है एक। तो आप चाहें तो अपने एग्जाम में इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। दर्शाइए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है। इसमें हमें कहा गया है कि जो हमारा ये ABCD चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज का ये हमारा एक विकर्ण है BD। तो इस BD पर ये Q और P दो बिंदु स्थित हैं, और हमें जो है इसमें ये DP और जो ये BQ है ये दोनों बराबर दिया गया है। तो हमें कहा गया है कि APCQ ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए इसको समांतर चतुर्भुज हम कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा और यानी अथवा वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि ABCD हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण BD पर बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर हमारा BQ है। तो इसी को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया जो हमें दिया गया है, और जो हमें सिद्ध करना है वो भी हमने लिखा। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा APCQ ये अंदर एक चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले दो त्रिभुजों को लेंगे। एक तो त्रिभुज ये BCQ, ये जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है नीचे ये, और एक त्रिभुज ये वाला लेंगे, त्रिभुज DAP ये। ठीक है, और दोनों त्रिभुजों को लेकर हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे हम कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज BCQ, तथा दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है DAP में। तो दोनों त्रिभुजों में क्या होगा हमारा कि सबसे पहले देखिए ये जो BC है ये बराबर होगा किसके, इस DA के। क्यों होगा, क्योंकि हमारा ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए BC और DA जो है ये हमारी बराबर होंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि BC बराबर D,
ए होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो ये हमने रीजन लिख दिया। अब इसके अलावा दूसरी चीज देखिए कि इस वाले त्रिभुज में जो हमारा कोण CBQ है, यानी कि ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं, और इस वाले त्रिभुज में कोण ADP यानी कि ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे, ये और ये। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण कब बनता है, जब दो समांतर भुजाएं हों और उनके बीच में ये इस तरह से एक तिर्यक रेखा हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे एकांतर अंतःकोण, इसीलिए दोनों बराबर होंगे। तो इसको भी लिखेंगे हम कि ये हमारा कोण CBQ है और ये कोण ADP, तो ये दोनों बराबर होंगे। कोण CBQ बराबर कोण ADP, और इसका रीजन लिखेंगे हम, ये हमारा एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी चीज। अब इसके अलावा तीसरी चीज देखिए कि दोनों ही त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, जो हमारा ये BQ है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस DP के। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी लिख देंगे हम कि हमारा जो BQ है ये बराबर है DP के। इसका रीजन लिखेंगे दिया है। तो ये हमने तीन चीजें दिखा दी बराबर दोनों त्रिभुजों में। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, ये भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है, यानी कि इसमें हमारा भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग समता नियम लग रहा है। तो इसीलिए लिख देंगे कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो त्रिभुज BCQ है ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज DAP के। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये CQ है ये बराबर हो जाएगा इस AP के। क्यों होगा, क्योंकि इस त्रिभुज की संगत भाग ये है, संगत भुजा, और इस त्रिभुज की संगत भुजा ये है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों बराबर होगा CPCT से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि हमारा जो CQ है ये बराबर हो जाएगा AP के। CQ ये हो जाएगा, AP ये। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि CPCT द्वारा। तो इस तरह से हमने ये बराबर दिखा दिया। इसी तरह यहाँ पर हम लिख देंगे, इसी तरह क्या होगा हमारा कि जो इसमें ये जो PC है और जो ये QA है ये दोनों भी बराबर होंगे। PC ये और QA ये दोनों हमारे बराबर होंगे। ठीक है, हमने पहले इन दोनों को बराबर दिखाया, अब इसी तरह से ये और ये भुजा जो हैं ये भी बराबर हो जाएंगी। तो इनको भी यहाँ पर हम लिख देंगे, इसी तरह जो PC है ये बराबर होगा QA के। अब इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा हमारा कि समीकरण 1 और 2 में हमने क्या किया है कि APCQ जो है, APCQ ये चतुर्भुज, इसकी सम्मुख भुजाओं को हमने बराबर दिखाया। देखिए हमारा इसमें जो ये वाली भुजा है इसके बराबर इसको दिखाया हमने, और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर इसको दिखाया। तो इसीलिए हमें जैसा कि पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखा दिया, इसीलिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी इन दोनों समीकरण से हमारा क्या सिद्ध हो जाता है कि APCQ की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था APCQ एक समांतर चतुर्भुज, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो चॉइस यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है और ये हमारा यहाँ तक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारा नेक्स्ट है। तो इसमें हमें क्या कहा गया है
कि इसमें हमें ये दिया गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारा 3 नंबर का है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, चलिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सरल समीकरण का यूज करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले हम उतार देते हैं 1/4a, फिर इसके बाद माइनस में 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको हमें प्रसारित करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम एक सरल समीकरण यूज कर सकते हैं। कौन सा? ये हमारा है a, फिर प्लस ये हो जाएगा b प्लस ये हो जाएगा c और इसका होल स्क्वायर। आपको याद आ गया होगा कि इसमें हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या होता है? ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ये हमारा इस रूप में है, हम इसको इस रूप में लिख देंगे तो यही हमारा इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो देखिए a का मान हमारा क्वेश्चन में क्या है? 1/4a, तो a की जगह पर लिखेंगे 1/4a और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर ये हमारा प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और b स्क्वायर है तो b का मान देखिए माइनस में 1/2b है तो b की जगह पे लिखेंगे माइनस में 1/2b। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगाएंगे। प्लस में c स्क्वायर है तो c का मान देखिए इसमें 1 है तो इसीलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2ab तो ये प्लस 2a का मान 1/4a है और b का मान कितना है? ये देखिए माइनस का 1/2b है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर प्लस का 2bc है तो ये प्लस 2 लिखेंगे। b का मान कितना है हमारा? माइनस 1/2b है और फिर c है तो c का मान हमारा कितना है? ये देखिए 1 है तो इसीलिए 1 लिखेंगे। फिर क्या है? प्लस में 2ca तो ये आ गया प्लस 2c का मान हमारा कितना है? 1 और a का मान है ये रहा 1/4a। आप चाहें तो रफ में इधर a, b और c का जो मान है वो लिख भी सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे a का मान हमारा कितना है? ये देखिए 1/4a है, b का मान कितना है? माइनस 1/2b है तो इसको लिख देंगे और c का मान 1 है। तो इस तरह से आप रफ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/4 1 का स्क्वायर है तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? ये हमारा 1 ही होगा। बटे में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। प्लस में ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। प्लस में 1 का स्क्वायर होता है 1 ही। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बच्चा 1 गुणा 1 ऊपर, तो ये हम लिख देंगे। ये हमारा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 गुणा 1 1 बटे में 4 ही है तो 4 लिखेंगे और a और b का गुणा a b। ठीक है, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 2 है गुणा में और ये 2 क्या है? भाग में, तो इससे ये कट जाएगा। तो 1 बचा है और माइनस b बचा है तो इनका गुणा करेंगे तो माइनस का b ही बचेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का b। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये है, ये 2 1 कम 2, ये 2 दूना 4 कट जाएगा और ये हमारा प्लस का आएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में क्या है? 2 और ये a है तो यहाँ पर लिख देंगे a। तो इस तरह से जो हमारा ये आया है यही हमारा प्रसारित रूप है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है? 1.5 मीटर लंबे एक बेलनाकार रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। 50 मीटर गुणा 33 मीटर माप वाले खेल के मैदान को समतल करने के लिए यह कितने चक्कर लगाएगा? तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमसे कहा गया है कि एक बेलनाकार रोलर है
तो मान लीजिए कि ये हमारा बेलनाकार रोलर है जिसकी लंबाई हमें 1.5 मीटर दी गई है। तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ये हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है और इसका व्यास 70 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जो कि 70 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा गया है कि एक 50 मीटर गुणा 33 मीटर माप वाले खेल के मैदान को समतल करने के लिए इस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा खेल का मैदान है जिसका माप हमें दिया है 50 मीटर और 33 मीटर, यानी कि लंबाई इसकी 50 मीटर है और चौड़ाई 33 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम ये कैसे बताएंगे कि इस मैदान को पूरा समतल करने के लिए इस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि रोलर हमारा बेलन के आकार का है। तो जो ये समतल करेगा तो इसका कौन सा हिस्सा काम में आएगा, सिर्फ इसके चारों साइड का, इधर और इधर का काम में नहीं आएगा। इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय निकालेंगे और इस मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जितना इस मैदान का क्षेत्रफल आएगा उसमें हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है, हमें रोलर का व्यास यानी कि डायामीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं यानी रेडियस। तो ये हम कैसे निकालेंगे, 70 में 2 से भाग करके, यानी 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें इसका जो व्यास है वो तो सेंटीमीटर में दिया है, इसीलिए त्रिज्या भी सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन हमें इसकी लंबाई मीटर में दी हुई है। इसके अलावा इस मैदान का जो लंबाई और चौड़ाई है ये भी मीटर में ही है, तो इसीलिए इसकी त्रिज्या को भी मीटर में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो 35 है हमारा ये, इसमें 100 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये मीटर में बदल जाएगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये कटेंगे 5 के पहाड़े से, ये 7 बार में और ये 20 बार में, तो 7/20 मीटर आ गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा हमें रोलर की लंबाई दी हुई है, तो लिखेंगे रोलर की लंबाई, तो ये हमें दिया है 1.5 मीटर। अब ध्यान दीजिए रोलर हमारा बेलन के आकार का है, तो जो बेलन की लंबाई होती है वही उसकी ऊंचाई यानी हाइट होती है, तो इसकी हाइट भी 1.5 मीटर ही होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा ये रोलर है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि रोलर एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा वो सबसे पहले हम निकालेंगे। तो लिखेंगे कि एक चक्कर में समतल क्षेत्रफल। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा 2πr/h। तो ये 2π का मान 22/7, r का मान हमारा कितना है, ये देखिए 7/20 गुणा h का मान है 1.5, तो इसको हम 15/10 लिख सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ये हमारा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट जाएगा। तो ऊपर बचा 22 गुणा 3 यानी 22 तिया 66, नीचे बचा है 20। तो जब आप 20 से 66 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल समतल होगा रोलर से वो निकाल लिया। अब हम इसके बाद यहाँ पर जो मैदान है तो मैदान का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैदान हमारा आयत के आकार का है, तो इसीलिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसकी है 50 मीटर और चौड़ाई है 33 मीटर। तो 50 और 33 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 1 16 और ये 0, यानी कि 1650 मीटर स्क्वायर ये मैदान का क्षेत्रफल है। अब जो हमसे पूछा है वो बताएंगे कि रोलर को कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो हम यही बताएंगे अब कि कुल चक्कर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये मैदान का क्षेत्रफल है इसमें हम भाग कर देंगे रोलर के क्षेत्रफल से। ठीक है, यानी कि 3.3 से। अब यहाँ से हम ये पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर 1 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो ये हमारा बन गया 33 और ऊपर 16,500।
तो जब आप 33 से 16,500 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 500। ठीक है, तो ये हमारा जो है 500 यही आंसर है, यानी कि रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे इस मैदान को पूरा समतल करने के लिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक इसका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम ये जो सेक्शन सी है यानी क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं वे बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था, इसको आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 से जो सोल्यूशन की वीडियो है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 11 से जो सोल्यूशन है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।